अब आए हम कर्ण। तो हमने आपको बताया था कि तिथ्यर्धम कर्ण, तिथि का आधा कर्ण होता है। तिथि अगर 12 अंश की है तो कर्ण जो है वो 6 अंश का है। ये जो कर्ण हैं ये जो है 7 तो होते हैं चर कर्ण। चर, चर माने चलते रहने वाले, क्रम से आने वाले, चर कर्ण, क्रम पूर्वक आने वाले। और 4 होते हैं स्थिर कर्ण। स्थिर कर्ण का मतलब वो पूरे एक चांद्र महीने में एक ही बार आते हैं। ये चांद्र महीने के होते हैं, तिथियों के भाग हैं और दिनों के भाग नहीं है, ये ध्यान रखना आप। दिवस को और तिथियों को अलग से समझना होगा। दिवस वो सूर्य से बनते हैं, उसका संबंध सूर्योदय से है। उदयाद उदयम, उदय से लेके अगला दिन का उदय होगा वो दिवसमान है। तिथि जो है वो जो चंद्रमा और सूर्य के बीच की द्वादशात्मक अंतर है अंशों का, वो तिथि है। उसका सूर्योदय से और सूर्यास्त से कोई भी संबंध नहीं है। वो कभी भी समाप्त हो सकती है और कभी भी जो है शुरू हो सकती है। तो अब चंद्रमा जो करण है, ये आपको हमने बताया कि 7 चर करण होते हैं। और एक बार जरा इनका स्क्रीन में नाम भी आ जाएं तो उत्तम रहेगा। तिथियों को, हाँ ये जो है ये तो अलग विषय है, ये करणों के नाम आ जाएं। ये नाम देखिए आप, बब करण, बालव करण, कौलव करण, तैतिल करण, गर करण, वणिज करण और दृष्टिकरण। ये 7 जो हैं ये क्रमशः आते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, देखिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और वो भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, द्वितीयार्ध से, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के सेकंड हाफ से। ये योगों को नहीं, अभी हम योग नहीं पढ़ा रहे हैं। तो करण शुरू होते हैं और पहला करण जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का जो दूसरा भाग होता है। प्रतिपदा के 2 भाग हुए, आधा। तो ये प्रतिपदा का जो दूसरा भाग है, देखिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पहला करण होता है किंतुगन और तब दूसरा होता है बब। यहां से शुरू होते हैं ये बब बालव तैतिल, बब बालव कौलव तैतिल गर वणिज और विष्टि। और फिर जब ये विष्टि आ जाएगी तो फिर बब करण आएगा, फिर बब बालव कौलव तैतिल गर वणिज और विष्टि, और फिर इसी क्रम से ये चलते रहेंगे। तो ये जो हैं इन करणों की जो है 7 बार आवृत्ति होगी। ये टेबल आपके पास में है। ये 7 बार बब आदि करणों की, बबादि, बबादि बब बालव कौलव तैतिल गर वणिज और विष्टि, इनकी 7 बार आवृत्तियां होंगी। चलते रहेंगे चलते रहेंगे, चल करण हैं। और जब चतुर्दशी आ जाएगी, कृष्ण पक्ष जब आ जाएगा, तो वहां से ये जो है शुक्ल पक्ष से तो जो है प्रतिपदा से तो जो है आपका बबकरण शुरू हुआ। और ये जहां देखेंगे आप कि स्थिर करण आ रहे हैं, ये आया जो है आपका, हाँ ना, ये चर करणों के नाम है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघन। शकुनी, चतुष्पद, ये शकुनी करण आया चतुर्दशी के सेकंड हाफ में। ये चतुर्दशी के सेकंड हाफ से शुरू होते हैं। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के द्वितीयार्ध से शुरू होते हैं। पहले में तो आ गई भद्रा, और तब दूसरे आ गए शकुनी। शकुनी स्थिर जो लिखा है वो स्थिर करण है, शकुनी स्थिर करण, फिर नाग स्थिर करण, फिर जो है चतुष्पद स्थिर करण, और फिर लास्ट में प्रतिपदा के पूर्वार्ध को, शुक्ल पक्ष के पूर्वार्ध को किंस्तुंगन जो है वो करण होगा। इस तरह से ये जो हैं आपके 11 करण जो है वो पूरे हो जाते हैं महीनों में। और ये कुल मिलाकर के 7 आवृत्ति तो चर करणों की होती है, तो 7 गुणा गया वो क्या नाम कहते हैं 8 आवृत्ति, 8 7 56, और 4 जो है वो स्थिर करण हो गए, 56 और 4 60।
इस प्रकार से ये जो है 60 करण एक महीने में, एक चांद्र मास में अपनी आवृत्ति पूरी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इन करणों का भी जो है अधिकतर कोई ऐसा विशेष उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसमें से भद्रा को जो है वो त्योहार निर्धारण में, जैसे जो है वो श्राद्ध के विषय में या होली आदि त्योहारों के बारे में, इस पर बड़ा विचार किया जाता है और वो कहा जाता है कि भद्रा में जो है वो ये नहीं करना, भद्रा में वो नहीं करना, भद्रा में इस तरह से ये भद्रा को जो है, लेकिन आपको इनकी जो है व्यवस्थित जानकारी पता हो जानी चाहिए, होनी जरूरी है कि करण क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं। आप देख रहे हैं भद्रा जो है एक महीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रही है, 8 बार भद्रा आ रही है। कहाँ कहाँ आ रही है वो आप देख लीजिए कि शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के सेकंड हाफ में आ रही है, अष्टमी के फर्स्ट में आ रही है, एकादशी के सेकंड हाफ में आ रही है और पूर्णिमा के फर्स्ट हाफ में आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा रक्षाबंधन के दिन जो है वो भद्रा की बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो है वो भद्रा होती है, तो वो भद्रा का जो है इस तरह से वहाँ लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस बारे में बिल्कुल अपने अनुभव और अपने जो भी मुझे हो सका है ज्ञान इस विषय में, उससे मैं आपको ये जरूर कहता हूँ कि मैंने व्यवहार में ये भद्रा के पक्ष को बिल्कुल भी किसी इस अर्थ का नहीं पाया है। और मैं जैसे एक बार पहले भी मैंने कह दिया हूँ कि भद्रा ही तो नाम ही बता रहा है कि वो भद्रा जब ऐसा ही है तो उसको भद्रा नाम क्यों दिया था, तो कहीं अभद्रा की होनी चाहिए थी। तो इन सब बातों को, लेकिन हाँ एस्ट्रोनॉमिकली और उनकी जो है अंश कलात्मक रूप से आपको उनको जानना जरूरी है और उनकी गणित को समझना जरूरी है। ये आप और ये कहाँ का लिया है आपने, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो है ये आपका चरकरण शुरू होते हैं और चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के सेकंड हाफ से, यानी चरकरण जो हैं ये प्रतिपदा के द्वितीयार्ध से, प्रतिपदा के शुक्ल प्रतिपदा के, कृष्ण प्रतिपदा नहीं, शुक्ल प्रतिपदा के द्वितीयार्ध से सेकंड हाफ से आपके चरकरण शुरू होते हैं और जो चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष वाली इसके सेकंड हाफ से, इसके द्वितीयार्ध से ये जो है आपका जो स्थिर करण शुरू होते हैं। तो ये हो गई आपकी करणों की बात। और अब हम आपको ले चलते हैं वो नक्षत्र वाली बात को एक बार जरा फिर से हमको आपको दोहराना है और उसके बाद आ जाते हैं हम योग पर। तो आपको आशा करता हूं कि तिथि के बारे में हमने तिथि का आकलन करना बता लिया, तिथि को पंचांग में देखा लिया। अब आइए आप पुनः नक्षत्र पर। नक्षत्र जो है मैंने आपको बताया कि पारंपरिक तौर पर 27 नक्षत्र लिए गए हैं जो कि गलत है। अब गलत किस अर्थ में है, क्योंकि देखिए जो है वेद में, अथर्ववेद में जो है 19वें कांड के 7वें सूक्त के दूसरे से लेके 5वें मंत्र में वो जो है वहाँ जो है नक्षत्रों का नाम दिया हुआ है, नक्षत्रों को गिना गया है और 28 नक्षत्र गिने गए। यही नहीं, सूर्य सिद्धांत में भी जो है नक्षत्रों की जो व्यवस्था दी गई है वो वहां भी जो है 28 नक्षत्र दिए गए हैं। जहां जहां आना होगा, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि वेद जो है वो 28 नक्षत्र को कहता है। अब देखिए कि हमारे लिए जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है और उनका ही है, उनका भी है ही, लेकिन हम सब का भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम वेद की बात को जो है वो प्रमाण लेकर के चलें। अब वेद में लिखा है 28 नक्षत्र, तो अब हम कौन होते हैं उनको 27 के हिसाब से लेने। बाद में हमने विज्ञान के माध्यम से पाया, हमने भारत सरकार की जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी है वो बड़े बड़े वैज्ञानिक उस ग्रुप में उसमें थे सभा में, और उन्होंने जब इनके भोगांश निकाल के देखे, पूरी व्यवस्था से सब देखे, तो ये सारी जानकारी हमने आपको पंचांग के पृष्ठ 37 पर दे रखी है। और वहां पर हमने आपको ये दे रखा है कि कौन नक्षत्र कहां से कहां तक है, कौन नक्षत्र कहां से कहां तक है। यहाँ पर जो बात मैंने अभी आपको नहीं बताई थी, आज मुझे
अच्छा हो गया, एक और बात याद आ गई कि हमने भी इस विषय में बहुत ज्यादा वो किया है, श्रम किया है, जानने की कोशिश की है कि जो 27 नक्षत्र लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं और 28 नक्षत्र क्यों नहीं लिए गए हैं। तो हमको एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है, एक बहुत प्रामाणिक व्यक्तित्व के माध्यम से वहां हमें इसका व्यवस्थित उल्लेख मिल गया है कि ये जो है 28 ही नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र एक एक व्यवस्था बनानी थी। और आपसे बहुत स्पष्ट कहूं तो मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो हमारा फलित का हिसाब किताब है और इसके समायोजन के लिए अब 27 नक्षत्र, 27 का भाग 360 अंश में चला जाता है, 28 का भाग नहीं जाता है। और मूल बात यही है कि इस उसमें गफलत में जो है वो 28 को छोड़ दिया गया। उसके लिए तरह तरह की बातें भी बनाई गई हैं, वो बातें लाना हमारा अभी का वो नहीं है, लेकिन 28 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 28 को हटा दो और 27 का भाग जाता है और सारे नक्षत्रों को 13 अंश 20 कला का मान लो। अब ये बात क्या हुई भाई, मान लो, आपके मानने से हो जाएगा क्या? आप जो है किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को गौ माता मान लेंगे तो वो हो जाएगा क्या? तो प्रश्न ये है कि जब नक्षत्रों के भोगांश हमको स्पष्ट रूप से सब गणितीय रूप से प्राप्त है, तो मानने की उनको क्यों व्यवस्था आई? क्यों क्यों माने हम उनको ऐसा? नक्षत्र जो नक्षत्र जहां से, जैसे 13 अंश 20 कला का नक्षत्र है और 13 अंश 20 का एक भी नक्षत्र नहीं है, एक भी नहीं है इनमें से। आप देख लीजिएगा, आप बाद में पंचांग को लीजिएगा और देखिएगा तो एक भी नक्षत्र 13 अंश 20 कला का नहीं है। चलिए आइए अब हम जानते हैं कि हमको नक्षत्रों का कैसे पता करना है। तो जो पारंपरिक तरीका है वो तो बहुत ही सहज है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो 27 को भाग देने वाला है। लेकिन जो हमारा तरीका है, जो गणितीय तरीका है, जो वास्तविक तरीका है, जिससे आपको नक्षत्र की वास्तविक स्थिति, इन नक्षत्रों की एक खास बात है, पर जो अभी सिर्फ सुन लीजिए, आगे चल करके हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये जो नक्षत्र है, ये आपको जहां पर हैं, जो हमारे पंचांग के अनुसार जो आपको नक्षत्र दिखाए गए हैं, ये नक्षत्र आपको वास्तविक से क्रांति वृत्त के सापेक्ष में दिखते भी हैं। इनको आप जो है अनुभव कर सकते हैं, इनकी गणित को के हिसाब से जान सकते हैं और वेद के तरीके से जान सकते हैं। लेकिन जो नक्षत्र 27 वाले नक्षत्र हैं उनको नहीं जान सकते, वो आएंगे ही नहीं वहां। एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है, क्योंकि इन नक्षत्रों के जो भोगांश हैं और वो जो है वो चंद्रमा से मिलने चाहिए। अब वो नक्षत्र चंद्रमा से भोगांश मिलते ही नहीं है। तो आपको सिर्फ सत्य विद्या से तात्पर्य है। अब आइए, आप नक्षत्र को हम कैसे जानते हैं। आपने देखा कि जो है चंद्रमा जो है वो है 302 अंश 7 कला और 26 विकला पर है, सुबह 5:30 पर चंद्रमा। अब यहां देखेंगे आप इस टेबल में कि 307 अंश वो जो है नहीं 309, चंद्रमा है 309 अंश 30 कला और 23 विकला पर। 309, 30 और 23 चंद्रमा, 309, 30 और 23। ये जो चिन्ह दिए जा रहे हैं ना ऊपर, ये गोल जो अंश का है और आड़ी रेखा छोटी ये कला की है, और 23 के ऊपर जो 2 आड़ी रेखा छोटी रखी है ये विकला का चिन्ह है। आप सब जानते भी हैं, लेकिन कदाचित अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो नहीं जान रहा हो तो हमको बोलना चाहिए, ये बात स्पष्ट करनी चाहिए हमको। तो 302 अंश और जो है 309 अंश और 30 कला, और यहां भी दिया हुआ देखिए। अब देखिए आप कि अब आपको ये देखना है कि ये जो है ये चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। तो अब आप नक्षत्र की सारणी में आएंगे। जब नक्षत्र की सारणी में आएंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं कि श्रवण नक्षत्र 302 से शुरू हो रहा है। आपका जो श्रवण नक्षत्र है ये 302 से शुरू हो रहा है। 302 अंश और 7 कला और 26 विकला पर श्रवण नक्षत्र शुरू हो रहा है।
तो आपको जो पहली जानकारी आपकी बुद्धि में आई है, हमारी बुद्धि में जो आई है, वो ये आई है कि आज चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। अब श्रवण नक्षत्र में है, ये आप जाने, तो अब आप पंचांग को देखेंगे। अब पंचांग को जब देखेंगे तो आप ये 24 गते में 24 गते में जो है श्रवण नक्षत्र, देखिए आप दिया है 17:27 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, ये दिया है। अब हमारी बात सही हो गई, हमने वहां से भोगांश उतारे चंद्रमा के, और यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ भी श्रवण दिया हुआ है, तो ये सही आ गया। और श्रवण कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, कितने बजे तक दिया हुआ है, ये आगे चल करके जब आपको गणितीय उसमें और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समय भी निकाल के दे देंगे। तो आपको ये समय भी निकाल के दे देंगे। अब सवाल आया कि 302 से श्रवण शुरू हुआ और 309 है चंद्रमा, तो श्रवण कितना भोग लिया गया है? श्रवण कितना भोग लिया गया है, ये आप देखिए, श्रवण को कितना बीत गया है, और श्रवण को जो है बीत गया है, यानी वही बात आ गई जो तिथि में बताई थी, जो राशि की में बताई तिथि में, कितना भुक्त है और कितना भोग्य है, ये अब आपको जानना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 309, 30, 23 में से 302, 7, 26 ये घटाएंगे आप, क्योंकि नक्षत्र श्रवण शुरू हुआ 302 से, चंद्रमा चल चुका है 309 कुछ तक, अब उसको घटा लीजिए। तो जब हमने घटाया तो ये आया हमारा 302 से, हम 309 से 302 घटाया तो 7 अंश 22 कला और 57 विकला आया। 7 अंश 57 कला और 22 विकला। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो श्रवण नक्षत्र है वो 7 अंश 22 कला और 57 विकला भुक्त हो गया, इतना बीत चुका है। और एक शब्द और भी बता दूं मैं आपको कि नक्षत्र के, बीते हुए नक्षत्र को के भाग को भयात भी बोलते हैं। भयात, भ माने नक्षत्र, यात माने बीत गया, भयात। और भभोग, ये जो 20 अंश का पूरा नक्षत्र है, इसको जो चंद्र जो श्रवण आप देख रहे हैं 14 अंश 33 कला 39 विकला का है, इसको भभोग बोलते हैं। ये दो शब्द आज और नए आ गए आपको, भयात और भभोग। नक्षत्र का बीता हुआ समय और नक्षत्र का कुल समय, भयात और भभोग, भयात और भभोग, इस तरह से ये जो है। तो अब भोग जो है, जब बीते हुए समय और भोग के समय इन दोनों को जोड़ दोगे तो फिर आपको पूरा भभोग या पूरा भोग जो चंद्रमा नक्षत्र का है, पूरा जो स्पान है, पूरा जो उसका एरिया है, कहां से कहां तक नक्षत्र फैला हुआ है, ये आपको विदित हो जाएगा। अब ये जो आया 7 अंश 22 कला और 57 विकला, ये बीत गया, ये भुक्त हुआ। अब इसको किस में से घटाएंगे? इसको नक्षत्र के कुल मान में से घटाएंगे, नक्षत्र के कुल मान से घटाएंगे। तो कुल मान नक्षत्र का कितना है? कुल मान है 14 अंश 33 कला 39 विकला। अब इसमें से घटाया हमने तो 39 में से 57 को घटाया तो 42 बचा, और ये 10 और ये 7, 7, 10 और 42, 7, 10, 10 आया यहाँ, और यहाँ 7, 13 बचा, और 13 नहीं 14 बचा, 14 में से 7, यानी 7 अंश का और 10 का, 7, 10 और 42 कला का जो है वो श्रवण का मान है जो अभी बीतना बाकी है। और आप देखेंगे कि एक मोटे तौर पर है आपको बोल लेने के लिए कि आप 24 गते में देखिए कि श्रवण नक्षत्र 17:27 पर खत्म हो रहा है। पंचांग में जब आप देखेंगे तो 17:27 पर समाप्त हो रहा है, और ये कल जो है 17:03 पर जो है वो शुरू हुआ था। अब 17 कल यानी पूरा 24 घंटे का हुआ ये, लगभग ये 24 घंटे का
अब ये 24 घंटे में आप देख रहे हैं तो लगभग 12 घंटे का तो ऑलरेडी बीत चुका है, लगभग लगभग वो 5 बजे से 18 यानी 12 घंटे कुछ मिनट का बैलेंस रह गया, यानी आधा बीत चुका था, आधा हो गया है, और वो समय में भी हमको दिख रहा है। तो ये इसकी गणितीय जांच हुई श्रवण नक्षत्र के बीते हुए की और उसके आगे आने वाले समय की, ये जांच हमको हुई। अब जो है अब इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा एक बार हम योग पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये विषय पूरा हो गया है। नक्षत्र को कैसे देखेंगे, चंद्रमा का भोगांश देखेंगे, उसके बाद चंद्रमा को उन नक्षत्रों के सारणी में देखेंगे कि वो कौन से नक्षत्र के अंदर आ रहा है, फिर वो नक्षत्र का कितना कुल उसका भाग है, तब उसमें से चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड में से नक्षत्र का जो लॉन्गिट्यूड जो भुक्त है वो घटाएंगे, उसका बैलेंस निकालेंगे, ये नक्षत्र की भुक्त भोग्य स्थितियों को पता करेंगे। ये आपका नक्षत्र का विषय पूरा हुआ। अब आपका जो है आज का ये विषय पहले से भी चल रहा है और बार बार छूटता ही जा रहा है, कुछ हम इस पर बोले हैं और कुछ रह गया है, लेकिन आज हैं, हमने आपको बताया था कि चंद्रमा सूर्य के योग आते हैं विषकुंभादि योग। देखिए तिथि में आपने क्या करा था, तिथि में आपने चंद्रमा से सूर्य को घटाया था, ये तो हो गया तिथि। और योग में क्या है कि चंद्रमा में सूर्य को जोड़ना है। और वहां क्या था कि वहां पर आपको तिथि के लिए 12 अंश की तिथि होती है, तो 12 अंश की तिथि जो है आपने 12 अंश घटानी थी, वो 12 अंश से वहां पर हिसाब किताब लगाया। अब यहाँ जो है योग जो है वो 13 अंश 20 कला का होता है, यानी जो है ये 27 योग होते हैं, और ये 27 योग जो है वो प्रत्येक योग 13 अंश 20 कला का होता है। जैसे वहां नक्षत्र लिए थे ना पारंपरिक में, वैसे यहाँ जो है योग लिए गए। अब 27 नक्षत्र जब आप जो करेंगे तो 27 नक्षत्र, तो एक नक्षत्र एक योग जो है वो 13 अंश 20 कला का होता है। तो यहां आप क्या करेंगे, चंद्रमा को जोड़ेंगे, सूर्य को जोड़ेंगे। जब हम चंद्रमा को जोड़ रहे हैं, सूर्य को जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर बात वही आई जो हम शुरू में भी कहे हैं, चंद्रमा के भोगांश सूर्य के भोगांश को, चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद उसमें 13 अंश 20 कला का भाग दे देंगे। अब जैसे आज देखिए, आज जो है आज जो है वो आज हम दो तरीके से बताएंगे। जो हमने आपको पहले भी बताया है कि योग को हमने अपने पंचांग में क्यों नहीं दिया है, क्योंकि जो पारंपरिक तौर पर जो ग्रह लिए जाते हैं उनसे योग कुछ और आते हैं, और जो शुद्ध वैदिक तरीका है गणित का, उस तरीके से जब हम योग लेते हैं तो वो कुछ और ही आते हैं। अब ये जो स्थिति है ये बड़ी दुविधा कारक है, लोगों को वो दुविधा में, तो इस वजह से हम इन योगों को, और ना ही इनकी आसमान में कोई दृश्य स्थिति है, इन योगों को आप देख नहीं सकते, आप उंगली या ऑपरेटर से बता नहीं सकते कि ये यहाँ पर है, ये योग, ये बस ये गणितीय हैं ये। तो इसी इन कुछ कारणों से हमने इन योगों को अपने पंचांग में नहीं दिया हुआ है। लेकिन नहीं दिया हुआ है बात अलग है, आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये क्या है, तो वो विषय हम आपको पूरा समझा रहे हैं। चंद्रमा और इसमें जोड़ा, तो देखिए इसमें दो बातें करी हमने। अब आइए, पहला जो है पारंपरिक तरीका जो आजकल चल रहा है, वो पंचांगों में चल रहा है, उसमें जो पारंपरिक तरीका है वो है सूर्य स्पष्ट से, सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट पर। उनका सूर्य स्पष्ट क्या है आज का, देखिए आपका सूर्य स्पष्ट क्या था वो आपने देख लिया, और इनका क्या है कि पारंपरिक पंचांगों का वो है 4, 28, 26, 55, 4 राशि, 28 अंश, 26 कला और 55 विकला। ये हो गया। और चंद्रमा है 9 राशि, 15, 19 और 7, 9, 15, 19 और 7 चंद्रमा, चंद्रमा 9, 15, 15, 19 और 7, ये हो गया चंद्रमा। ये जो पारंपरिक पंचांगों की ग्रह स्थिति है, ये उनका सूर्य और उनका चंद्रमा ये है।
अब इनको जब जोड़ा तो जोड़ करके आया 433 अंश 46 कला और 2 विकला, यानी 433 अंश, इन सबको अंश में बना लेना और अंश में जोड़ दो, 433 46 2। अब इस 433 46 2 में क्या है कि 433 का जोडिक होता नहीं, खगोल होता नहीं, तो इसमें 360 घटा लेंगे। अब इसमें माइनस 360 करिए। अब ये आ जाएगा 73 अंश 46 कला और 2 विकला। अब इस 73 अंश 46 कला और 2 विकला में आप 13 अंश 20 कला का भाग दे देंगे, भाग का चिन्ह बना के 13 अंश 20 कला। तेरह अंश 20 कला का भाग दिया तो भाग करके आया 5.532। 533 कर दीजिए इसे, 533 ये आया भाग देने के बाद। अब ये 533 का अर्थ हुआ कि 5 योग बीत गए और छठा योग चल रहा है, और छठा योग होता है अतिगंड। उस योग का नाम है अतिगंड। विष्कुंभादि योगों में जो हमने लिस्ट आपको दी है उसमें ये है छठा योग जो है 1 2 3 4 5 6 छठा, ये है गंड योग। ये गंड योग हुआ आज। अच्छा, इसको यहीं पर इतना ही रखिए। अब आगे आइए आप, अब हम वैदिक पंचांग के अनुसार ये अतिगंड या गंड योग। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं अब हमारे पंचांग की स्थिति जो आपने देखा कि हमारा चंद्रमा कहाँ था वो आप पहले से भी जान रहे हो। हमारा चंद्रमा है वैदिक पंचांग का 309 अंश 30 कला और 23 विकला, और 309 और 30, और सूर्य है 172 38 57, 172 38 57। एक 172 38 57। अब इसको जोड़ दीजिए, 132 38 57, इसको जोड़ा तो ये आपका आ गया, इनको जोड़ा तो ये आया 482 9 और 20, 482 9 और 20, ये आया 409 482 9 अंश 20 कला। अब ये 400 उसी तरह से इसको भी अब जो है आप उसमें 360 घटा लेंगे तो ये आया 22 अंश 9 और 20, 22 अंश 122 अंश 9 कला और 20 भी कला। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो है इसमें अब आप 13 अंश 20 कला भाग दीजिए तो 13 अंश या 800 कला का दीजिए, या 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला का मतलब भी 800 ही कला होता है ना, यहाँ 800 कला का दे दिया, ये ठीक भी है। एक जगह यहाँ 13 अंश 20 कला का दिया भाग, दूसरी जगह 800 का दे दिया। आपको ठीक से जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप गणित को पकड़ पाएंगे और समझ लेंगे कि 13 अंश 20 कला का मतलब ही 800 कला होता है, क्योंकि 13 अंश है ना 60 कला की एक अंश, 13 को 60 से गुणा, 13 छके 78 780 और 20 उसमें जुड़ गए तो ये 800 हो गए। अब इस 800 से आपने भाग दिया तो ये आया 9.161, अर्थात 10वां योग चल रहा है। अब देखिए 10वां योग चल रहा है तो वहां आया अतिगंड योग, और यहां जो है यहां पर बना गंड योग। अच्छा, वो गंड योग नहीं था भाई, वहां पर वो आयुष्मान प्रीति शोभन अतिगंड, ये अतिगंड था पहले वाला, और ये है गंड योग। ये है, इसमें उनको नामों को जरा वहां भी स्पष्ट कर दो। तो ये गंड योग है और वो है अतिगंड योग। वहां था ये गंड योग, और यहां है ये ऐन्द्र अतिगंड योग। अब ये इतना अंतर आ गया है, ये अंतर आपको समझना है, और योग जो है उसी तरह से आपको लेने हैं। इनकी गणित यहां पूरी हुई, और अब जो है मैं समझता हूं कि
टाइम काफी ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, इस थोड़े वाले को हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। आप लोग अब यहाँ से अपनी बात पूछने का क्रम शुरू कर सकते हो। ओ अगले दिन का जो विषय होगा वो होगा वारों का निर्माण, वार कैसे बनते हैं, और इसके अतिरिक्त योग का जो दूसरा भाग है वो दूसरा वाला वहां से लिया जाएगा। वारों का निर्माण और जो है योग, उनको कहते हैं आनंदादि योग। बहुत सरल है, उसमें कोई जटिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा व्यवस्था से समझेंगे। और ये होते आज जो पढ़ाए हैं ये हैं विस्कंभादि योग। अब आएगा आनंदादि योग, और उसके बाद आपको वारों का क्रम पढ़ाया जाएगा, वार कैसे बने हैं, वार को कैसे निकाला गया है। ये सब जो है आपको अगले दिन का हमारा विषय होगा, और फिर उसके साथ नया टॉपिक जोड़ के आशा है अब हम जो है आगे और अच्छे उसमें बढ़ पाएंगे। मेरी बात पूरी हुई है, अब आपको जो कुछ कहीं पर पूछना हो तो वो कर लीजिए।